हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से आप लोगों का इंजीनियर्स जीनी के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज बेटा हम प्रैक्टिस सेट 11 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग का चैप्टर है। तो ये भी एक इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का ही पार्ट है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हम किस तरह से इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग करते हैं और इस इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग का क्या क्या एडवांटेज हो सकता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये सारी चीज़ें वन बाई वन बेटा। तो चलिए, बहुत मज़ा आने वाला है आज के सेशन में। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टेबल ऑफ कंटेंट देखते हैं। तो आज का टेबल ऑफ कंटेंट अगर देखा जाए तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग, कि हम देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग वी हैव, किस तरह से हम इलेक्ट्रिकली किसी भी मोटर को स्टॉप कर सकते हैं, मोटर के रोटेशन को क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ कि अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हो जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको इसके लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। तो अगर आप ख्वाहिश रख रहे हैं तो उसके लिए आपको वैसा काम भी करना होगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि यार नहीं, मुझे जेई बनना है, मुझे सिलेक्शन लेना है, तो बेटा कमर कस लीजिए। आज से ही आपको लगातार पढ़ना है और तब तक पढ़ना है जब तक कि आप सेलेक्ट ना हो जाएं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। विवेकानंद जी ने एक बात कही थी कि सारी शक्तियाँ आपके अंदर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, बट आपको क्या रखना है, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ। ऑल द पावर इज़ विद इन यू, यू कैन डू एनी थिंग बट बिलीव इन दैट। आपको उसमें विश्वास रखना होगा दैट आई कैन डू इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि वाई इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग इज़ प्रेफर्ड। हम इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग क्यों प्रेफर करते हैं। इट इज़ स्मूथ, इट्स मेंटेनेंस कॉस्ट इज लेस, द एनर्जी इज सेव्ड इन रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम ये समझेंगे कि ब्रेकिंग क्या है, उसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि ब्रेकिंग कितने तरह के हैं और इसके टाइप्स क्या हैं और हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए पहले हम समझते हैं ब्रेकिंग के बारे में। बेटा अगर ब्रेकिंग की बात करें तो सपोज़ आप बचपन में क्या करते थे यार, साइकिल चलाते थे, देन आपको कहीं रुकना होता था तो आप क्या लगाते थे, ब्रेक लगाते थे। मतलब कि साइकिल को रोकने के लिए आपने क्या किया, एक ब्रेक लगाया। तो वहाँ पर नॉर्मली हम मैकेनिकल ब्रेक्स का इस्तेमाल करते थे। तो जब भी किसी मोटर का, ऐसे ही जब भी किसी मोटर के रोटेशन को स्टॉप करना है या किसी व्हीकल के रोटेशन को स्टॉप करना है, तो उसके लिए हमें क्या अप्लाई करना होगा, ब्रेक अप्लाई करना होगा। तो ब्रेकिंग क्या है, इट इज़ यूज्ड टू स्टॉप द रोटेशन ऑफ द मोटर। तो ब्रेकिंग का अगर मतलब हम समझें तो ब्रेकिंग है क्या एक्चुअली, ब्रेकिंग इज डन, हम ये लिख सकते हैं ब्रेकिंग क्या है, देन ब्रेकिंग इज डन टू स्टॉप द रोटेशन ऑफ मोटर और एनी व्हीकल। तो किसी भी व्हीकल या मोटर के रोटेशन को अगर स्टॉप करना है, देन इसके लिए हमें क्या करना होगा, ब्रेकिंग करना होगा। अब बेटा अगर हम बात करें ब्रेकिंग, तो यहाँ ब्रेकिंग दो तरह की हो सकती है। या तो हम इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग का इस्तेमाल करें, या तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग का, या हम मैकेनिकल ब्रेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल ब्रेकिंग। तो ब्रेकिंग कितने तरह की हो गई, दो तरह की। ब्रेकिंग किस लिए करते हैं, केवल रोटेशन वगैरह को स्टॉप करने के लिए। कौन कौन से टाइप्स हैं ब्रेकिंग के, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। नॉर्मली अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ ब्रेकिंग देखें तो ये हमेशा मैकेनिकल ब्रेकिंग है। पहले जैसे आप मोटरसाइकिल्स वगैरह में आप क्या करते हो, जो भी बाइक वगैरह चल रही हैं तो उनको रोकने के लिए आप मैकेनिकल ब्रेक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले अगर देखा जाए तो हम मैकेनिकल ब्रेक का ही यूज़ करते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप देखें तो जितने भी आपके इलेक्ट्रिक मोटर्स वगैरह हैं, यहाँ पर हम किसी भी मैकेनिकल ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पर हम केवल और केवल इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे क्या कारण हुए जहाँ पर आप प्रेजेंट टाइम में इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग को ही प्रेफर करते हो, मैकेनिकल ब्रेकिंग को हम ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, स्पेशली इन द रोटेशन टू स्टॉप द रोटेशन ऑफ द मोटर। मतलब स्पेशली जब किसी मोटर के रोटेशन को स्टॉप करना है, देन वहाँ पर हम मैकेनिकल ब्रेकिंग का इस्तेमाल न करते हुए इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इवन ये देखा जाए कि जहाँ पर बहुत हाई स्पीड ऑफ रोटेशन है और उस हाई स्पीड ऑफ रोटेशन को स्टॉप करना है सडनली, देन उसके लिए हम इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग ही प्रेफर करते हैं, न कि मैकेनिकल ब्रेकिंग। तो बेटा यहाँ पर मैं ये समझाने वाला हूँ आपको कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग ओवर द मैकेनिकल ब्रेकिंग। तो हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग के क्या क्या एडवांटेज हैं ओवर मैकेनिकल ब्रेकिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग ओवर मैकेनिकल
ब्रेकिंग। तो सबसे पहली चीज़ अगर देखा जाए तो मेंटेनेंस की आती है। नॉर्मली जो इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग, 2 कॉलम आप बनाएंगे साथ साथ में, पेन पेपर आप साथ लेके रहेंगे यार। पहला हम देखेंगे, पहले कॉलम में इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे और दूसरे कॉलम में हम मैकेनिकल ब्रेकिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग और मैकेनिकल ब्रेकिंग। इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग में अगर देखा जाए मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ लेस मेंटेनेंस हो, कोई भी मेंटेनेंस की खास ज़रूरत नहीं होती है, तो इट रिक्वायर्स लेस मेंटेनेंस। लेस मेंटेनेंस की ज़रूरत है, डस्ट फ्री ऑपरेशन होता है। और यहाँ पर आप देखते हैं कि बेसिकली कोई भी मैकेनिकल इक्विपमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं फॉर द ब्रेकिंग पर्पज़, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसका डस्ट फ्री ऑपरेशन है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ मैकेनिकल इक्विपमेंट्स। मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। तो पहला अगर देखा जाए फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या है बेटा, लेस मेंटेनेंस होता है इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग में। जबकि इसके विपरीत जब आप मैकेनिकल ब्रेक अप्लाई करते हैं, देन यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स की ज़रूरत होती है। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर वियर एंड टीयर की भी प्रॉब्लम होती है। तो एडजस्टमेंट ऑफ ब्रेक एंड रिप्लेसमेंट ऑफ ब्रेक लाइनिंग ड्यू टू द वियर एंड टीयर, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ जाती है। क्या हो सकती है, यहाँ पर फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है और बार बार अगर देखा जाए तो वियर एंड टीयर ऑपरेशन के कारण हमें ब्रेक और उसकी लाइनिंग के लिए बार बार एडजस्टमेंट करना पड़ जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि मैकेनिकल ब्रेक्स आर यूज्ड, मैकेनिकल ब्रेक्स आर यूज्ड, therefore it requires frequent maintenance, it requires frequent maintenance। तो ये चीज़ बेटा आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर हमें क्या होता है, फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए कि ब्रेक के एडजस्टमेंट और उसके रिप्लेसमेंट के लिए बार बार मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स की ज़रूरत होती है ड्यू टू वियर एंड टीयर ऑपरेशन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ड्यू टू वियर एंड टीयर frequent replacement of brake linings, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होंगे यार। मैकेनिकल ब्रेकिंग में नॉर्मली अगर देखा जाए तो हम मैकेनिकल ब्रेक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसलिए फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस और रिपेयर्स की ज़रूरत होती है और उसके साथ साथ वियर एंड टीयर के कारण फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट भी ब्रेक लाइनिंग का होता रहता है। जबकि इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग में ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग रिक्वायर्स लेस मेंटेनेंस एंड प्रोवाइड्स डस्ट फ्री ऑपरेशन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ मैकेनिकल इक्विपमेंट्स। दूसरा अगर हम देखें यार यहाँ पर, तो हम बात करते हैं इसके एनर्जी यूटिलाइजेशन का। तो नॉर्मली जो एनर्जी होती है रोटेटिंग पार्ट्स की कैन बी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग में आप देख रहे हैं कि जो रोटेटिंग पार्ट होता है उसकी एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको हम फर्दर यूटिलाइज भी कर सकते हैं, या ब्रेकिंग के समय इसको मेंस सप्लाई मेंस में वापस रिटर्न भी कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग का। वो क्या है कि जो भी रोटेटिंग पार्ट है उसकी एनर्जी को वी कैन कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देन उसको हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं या उसको हम रिटर्न कर सकते हैं टू द सप्लाई मेन ड्यूरिंग द ब्रेकिंग। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग का कि जो एनर्जी होगी, एनर्जी ऑफ रोटेटिंग पार्ट can be converted into electrical energy, and fed back to supply mains during
ब्रेकिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको ध्यान में रखना है बेटा कि नॉर्मली इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि जो भी रोटेटिंग पार्ट है उसकी मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके इसको वापस सप्लाई मेंस में क्या कर सकते हैं, वापस सप्लाई मेंस में इसको रिटर्न कर सकते हैं, जिसके कारण इसका जो एनर्जी कंजप्शन है वो कम हो जाएगा और ये ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग इज़ मोर एफिशिएंट, रिक्वायर्स लेस एनर्जी कंजप्शन, उसके साथ साथ लेस मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। जबकि मैकेनिकल ब्रेकिंग में अगर देखा जाए तो जो भी आपका रोटेटिंग पार्ट है उसकी एनर्जी कंप्लीटली वेस्ट हो जाती है एज अ हीट इन फ्रिक्शन, और ये नॉर्मली क्या करता है कि ब्रेकिंग के समय हीट भी जनरेट करता है। तो सेम यहाँ पे भी दो कॉलम ही है, उसी कॉलम में मैं लिख रहा हूँ यार, ये आपका हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग है, एंड देन यहाँ पर मैकेनिकल ब्रेकिंग, मैकेनिकल ब्रेकिंग। तो यहाँ पर बेटा आप क्या समझ सकते हो, अभी हमने आपको बताया कि मैकेनिकल ब्रेकिंग में क्या हो रहा है कि हम इसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट अब नहीं कर सकते हैं, रोटेटिंग पार्ट की एनर्जी को, ये कंप्लीटली वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एनर्जी ऑफ रोटेटिंग पार्ट इज वेस्टेड। ये कंप्लीट क्या हो गया, वेस्टेड हो गया, वेस्टेड एज हीट इन फ्रिक्शन। तो नॉर्मली फ्रिक्शन में हीट की तरफ उस तरह सारा पार्ट क्या हो जाएगा, रोटेटिंग पार्ट की एनर्जी सारी कंप्लीटली वेस्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। और नॉर्मली इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग में अगर देखा जाए तो कोई भी हीट जनरेट नहीं होता ड्यूरिंग ब्रेकिंग, बट मैकेनिकल में ऐसा होता है। देन हीट इज जनरेटेड ड्यूरिंग मैकेनिकल ब्रेकिंग। तो ये चीज़ आपको बेटा ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्मूथनेस ऑफ ब्रेकिंग की, तो इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग क्या होता है, ये नॉर्मली स्मूथ होता है। देन हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्मूथ ब्रेकिंग। बट मैकेनिकल में अगर देखा जाए तो ये स्मूथ नहीं होता है, इट डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कि ब्रेकिंग आपकी कैसी है, देन इट इज़ नॉट स्मूथ। यहाँ पे लिख सकते हैं नॉट स्मूथ, इट डिपेंड्स ऑन कंडीशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा की होल्डिंग के लिए, तो टू प्रोड्यूस होल्डिंग टॉर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन। तो यहाँ पर जब भी आपको होल्डिंग टॉर्क प्रोड्यूस करना है तो इसके लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की आपको रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन मैकेनिकल ब्रेकिंग अगर देखा जाए कैन बी अप्लाइड टू होल्ड द रोटेटिंग पार्ट और शाफ्ट एट अ पर्टिकुलर पोजीशन। तो कभी भी किसी भी शाफ्ट को पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर आपको रोकना है तो वहाँ पर आपको मैकेनिकल ब्रेक की ज़रूरत होती है, जबकि यहाँ पर हमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की ज़रूरत होती है, जो कि हम इसके रिवर्स डायरेक्शन या नेगेटिव डायरेक्शन में अप्लाई करके किसी भी मोटर के रोटेशन को स्टॉप कर सकते हैं। क्लियर है? तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये तीन आपके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग रिक्वायर लेस मेंटेनेंस, उसके साथ साथ इसमें जो एनर्जी होती है रोटेटिंग पार्ट की उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल में और सप्लाई को वापस दे सकते हैं, जिसके कारण ये एनर्जी इफिशिएंट होता है। मैकेनिकल ब्रेक्स की इसके लिए ज़रूरत होती है, फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है। वियर एंड टीयर ऑपरेशन के कारण ब्रेक लाइनिंग्स वगैरह का फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग स्मूथ होती है। मैकेनिकल ब्रेकिंग में जो एनर्जी ऑफ रोटेटिंग पार्ट्स है वो कंप्लीटली वेस्ट हो जाता है एज अ हीट इन फ्रिक्शन, और हीट जो है वो नॉर्मली जनरेट होती है ड्यूरिंग मैकेनिकल ब्रेकिंग। इलेक्ट्रिकल स्मूथ है बट मैकेनिकल इज नॉट स्मूथ। तो आई थिंक आपको एडवांटेज समझ में आ गया होगा ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग ओवर मैकेनिकल ब्रेकिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आंसर क्या होगा कि वाई इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग इज प्रेफर्ड। तो इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग इट इज़ स्मूथ, करेक्ट है। इट्स मेंटेनेंस कॉस्ट इज लेस, ये भी करेक्ट है। और जो एनर्जी है वो नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं ड्यूरिंग रीजनरेटिव ब्रेकिंग। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि जो भी मोटर वगैरह का काइनेटिक एनर्जी है उसका इस्तेमाल करके अगेन उसको वापस हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके सप्लाई को दे रहे हैं। दैट मीन्स हम एनर्जी को सेव कर पाते हैं इसमें। तो इट इज़ एनर्जी एफिशिएंट, लेस मेंटेनेंस एंड स्मूथ। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्लियर है बेटा? यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा।
जब भी आपको मैकेनिकल ब्रेकिंग करनी है तो इसके लिए हमें मैकेनिकल ब्रेक्स लगाने होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग में जब भी आपको रोटेशन स्टॉप करना है तो हमें पता है कि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फाई इनटू IA, और अगर आपको ब्रेकिंग करनी है देन वी हैव टू प्रोड्यूस नेगेटिव टॉर्क। और जब भी आपको बेटा नेगेटिव टॉर्क प्रोड्यूस करना है तो या तो आप फाई को क्या कर दो, माइनस फाई कर दो, मतलब नेगेटिव कर दो, या आर्मेचर करंट जो है उसको नेगेटिव कर दो। जब भी आप किसी एक को नेगेटिव कर सकते हो, किसी एक को आप नेगेटिव कर दोगे तो यहाँ पर देखो टॉर्क क्या हो जाएगा, यहाँ पर टॉर्क नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ भी टॉर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब या तो करंट, आर्मेचर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करके हम टॉर्क नेगेटिव कर सकते हैं, ब्रेकिंग ला सकते हैं, या हम फील्ड फ्लक्स की डायरेक्शन को रिवर्स करके भी ब्रेकिंग ला सकते हैं। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप फाई को माइनस फाई करोगे तो बीच में फ्लक्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, तो उस समय स्पीड डेंजरसली हाई हो सकती है। इसलिए दिस मेथड इज़ प्रैक्टिकली नॉट प्रेफर्ड। इस मेथड का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। बेसिकली हम केवल और केवल आर्मेचर करंट की डायरेक्शन को ही रिवर्स करते हैं फॉर इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग आप कैसे करते हैं, टू प्रोड्यूस अ नेगेटिव टॉर्क, तो इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग का पर्पज ही है नेगेटिव टॉर्क को डेवलप करना। और नेगेटिव टॉर्क आप कैसे डेवलप कर सकते हो, या तो फ्लक्स को रिवर्स करके या आर्मेचर करंट को रिवर्स कर दो। बेटा फ्लक्स को रिवर्स करोगे तो बीच में फ्लक्स जीरो होगा, दैट मीन्स उस समय स्पीड डेंजरसली हाई हो जाएगी जो कि आपके मोटर को डैमेज कर सकती है। बट अगर हम आर्मेचर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें देन आसानी से हम टॉर्क को भी रिवर्स कर सकते हैं। एंड दिस मेथड इज कन्वेंशनली यूज्ड फॉर द ब्रेकिंग पर्पज ऑफ एनी इलेक्ट्रिक मोटर। तो किसी भी इलेक्ट्रिक मोटर के लिए अगर देखा जाए उसकी ब्रेकिंग करनी है तो उसमें हम करंट की डायरेक्शन को ही रिवर्स करके इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ब्रेकिंग किस लिए होता है, रोटेशन को स्टॉप करने के लिए। दो तरह की होती है, इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल। एडवांटेज भी हमने बता दिया इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग का ओवर मैकेनिकल। तो आते हैं अगला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा कि द स्पीड ऑफ मोटर एक्सीड द सिंक्रोनस स्पीड। किसी मोटर की स्पीड क्या हो रही है, सिंक्रोनस स्पीड से बढ़ जा रही है, देन दिस ब्रेकिंग मेथड इज कॉल्ड। तो इस ब्रेकिंग मेथड को क्या कहते हैं? इस ब्रेकिंग मेथड को अगर देखा जाए तो नॉर्मली रीजनरेटिव ब्रेकिंग कहते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए अगर देखा जाए तो पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो आते हैं हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग के बारे में। बेटा इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता ही दिया कि द पर्पज ऑफ electrical braking is used, या the purpose of electrical braking is to produce negative torque। मतलब किसी भी इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग का पर्पस केवल इतना सा है कि हम किस तरह से नेगेटिव टॉर्क को प्रोड्यूस करें, और या तो फ्लक्स को रिवर्स कर दो या आर्मेचर करंट को। आप किसको रिवर्स करोगे? आर्मेचर करंट को, फ्लक्स को नहीं, बिकॉज फ्लक्स जब जीरो होगा रिवर्सल के समय, उस समय स्पीड डेंजरसली क्या हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज n इज प्रोपोर्शनल टू EB/φ। फ्लक्स अगर उस समय अगर ऑलमोस्ट जीरो होगा तो स्पीड डेंजरसली क्या हो जाएगी, हाई। इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग की अगर टाइप्स की बात करें तो नॉर्मली 3 तरह के इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग होती हैं। पहला जिसको हम बोलते हैं रेहोस्टैटिक या डायनामिक ब्रेकिंग। दूसरा अगर देखा जाए बेटा तो प्लगिंग और रिवर्स और काउंटर करंट ब्रेकिंग भी इसको कहते हैं। एंड द थर्ड वन इज रीजनरेटिव ब्रेकिंग। और सबसे एडवांटेजेस अगर देखा जाए, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट देखा जाए तो आंसर है रीजनरेटिव ब्रेकिंग। और नॉर्मली रीजनरेटिव ब्रेकिंग का इस्तेमाल हम माउंटेन रेलवेज वगैरह में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। और उसके साथ साथ अगर देखें तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस वगैरह में भी रीजनरेटिव ब्रेकिंग नॉर्मली यूज़ की जाती है। तो हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड, रीजनरेटिव ब्रेकिंग के बारे में। क्या होता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग, इसको हम समझते हैं। रीजनरेटिव ब्रेकिंग की बात अगर करें तो नॉर्मली इसको एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं यार। यहाँ पर हेडिंग आप डाल सकते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग। रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या है, इसको ये समझते हैं हम। नॉर्मली रीजनरेटिव ब्रेकिंग का मतलब क्या है कि सपोज फॉर एग्जांपल कि कोई भी ट्रेन जो है एक हाई ग्रेडियंट से नीचे मूव कर रही है। यहाँ पर मैं एक ट्रेन ले लेता हूँ और ये ट्रेन क्या कर रही है, एक हाई ग्रेडियंट से, और ये आपकी सप्लाई लाइन है,
ये आपकी एक सप्लाई लाइन है और यहाँ पर पेंटोग्राफ की मदद से हम करंट का क्या कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्रेन क्या कर रही है, एक हाई ग्रेडियंट से, एक हाई स्लोप से नीचे तेजी से आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा कि ये किसकी तरह वर्क कर रही है, एज अ मोटर। तो जब ये एज अ मोटर वर्क कर रही है, एज एन इंडक्शन मोटर काम कर रही है, तो उस समय अगर देखा जाए तो इसकी स्पीड जो है वो सिंक्रोनस स्पीड से क्या होगी, कम होगी। किसकी तरह वर्क कर रही है, एज अ मोटर। क्या करेगी, इट ड्रॉ करंट। ये क्या ड्रॉ कर रही है, इट ड्रॉ करंट फ्रॉम द सप्लाई। ये इस सप्लाई लाइन से जो ट्रॉली वायर है इससे करंट को ड्रॉ करेगी। लेकिन अगर आप देखें कि जब ये किसी हाई ग्रेडियंट से नीचे मूव करेगी तो इसके सेल्फ वेट के कारण भी क्या होगा, इसका जो स्पीड होगा वो बढ़ जाएगा। और जैसे इसकी स्पीड बढ़ेगी तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर देखा जाए कि इसकी स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। और ये स्पीड किससे ज़्यादा हो गई, अगर सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा हो जाएगी तो उस समय अगर देखा जाए तो स्लिप बिकम्स नेगेटिव। बेटा स्लिप क्या हो जाएगा, स्लिप नेगेटिव हो जाएगा। और अगर स्लिप नेगेटिव हो गया तो टॉर्क भी नेगेटिव हो जाएगा। और ये किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, इट बिहेव्स एज एन इंडक्शन जनरेटर। किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक इंडक्शन जनरेटर की तरह बिहेव करेगा। और अब ये करंट ड्रॉ करने की बजाय डिलीवर करने लगेगा टू द सप्लाई, एंड डिलीवर्स करंट। क्लियर है। तो ये चीज़ आपको समझना है। बेसिकली रीजनरेटिव ब्रेकिंग में हम क्या कर रहे हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं कि एक ट्रेन हाई ग्रेडियंट से नीचे की तरफ आ रही है। व्हेन द ट्रेन इज मूविंग डाउन अ ग्रेडियंट, देन उस समय अगर देखा जाए तो इसकी स्पीड बढ़ के सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा हो जाएगी। एंड व्हेन द स्पीड बिकम्स ग्रेटर दैन द सिंक्रोनस स्पीड तो स्लिप नेगेटिव हो जाएगा। बेटा अगर स्लिप नेगेटिव हो रहा है तो टॉर्क नेगेटिव, और टॉर्क नेगेटिव तो ये क्या करेगा, इसके रोटेशन को रोकना चाहेगा। और जैसे ही रोटेशन को रोकना चाहेगा दैट मींस ये उसकी स्पीड को कम करेगा, स्लो डाउन करेगा। और अगर इसकी स्पीड कम होगी तो अगेन एन लेस देन ns हो गया और ये मोटर की तरह बिहेव करने लगेगा। अगेन क्या होगा, स्पीड उसके सेल्फ वेट के कारण जब तक उस ग्रेडियंट से नीचे आ रही है स्लोप से, स्पीड फिर बढ़ेगी घटेगी बढ़ेगी घटेगी। दैट मींस बार बार ये मोटर से जनरेटर एक्शन रीजनरेट हो रहा, इसलिए इस टाइप ऑफ ब्रेकिंग को हम बोलते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग। और इसमें ये क्या कर रहा है, जितनी सप्लाई ड्रॉ कर रहा है नॉर्मली व्हेन इट इज एक्टिंग एज अ मोटर, देन अब जब ये स्पीड बढ़ जाती है तो अब ये जनरेटर की तरह वर्क करने लगता है और सप्लाई वापस आपके मेंस में फीड कर देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग काफ़ी एफिशिएंट होती है, बिकॉज ये नॉर्मली क्या करती है कि जो भी पावर ड्रॉ कर रही है वो जनरेटर एक्शन के समय वो तुरंत क्या करती है, वो सप्लाई वापस फेड कर देती है। तो आई थिंक आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग आपको समझ में आया। तो ये एक अनइंटेंशनल ब्रेकिंग है, आप न चाहते हुए भी इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। देन हम ये कह सकते हैं कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ अनइंटेंशनल ब्रेकिंग। अनइंटेंशनल ब्रेकिंग, ये कौन सी ब्रेकिंग है बेटा, एक अनइंटेंशनल ब्रेकिंग है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये काफ़ी एफिशिएंट होती है। इंडस्ट्रीज़ वगैरह में हम इसी रीजनरेटिव ब्रेकिंग का ही इस्तेमाल करते हैं और ये तब प्रोड्यूस होगी व्हेन द मोटर इज सब्जेक्टेड टू ओवरहॉलिंग लोड। जब हम किसी मोटर को किसी ओवरहॉलिंग लोड पे सब्जेक्ट कर दें, या फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि द ट्रेन इज मूविंग डाउन अ ग्रेडियंट। तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। तो चलिए एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग से ही रिलेटेड है, जैसा कि आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार्स में देख पाते हैं। तो बेटा यहाँ पर देखिए कि इलेक्ट्रिक कार्स में हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नॉर्मली जब ये कार फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी किसी भी रोड पर, तो जब भी कार फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो ये व्हील क्या होगा, रोटेट करेगा। और जब व्हील बेटा रोटेट करेगा, जब भी व्हील रोटेट करेगा, देन इसके रोटेशन की क्या आएगी, मैकेनिकल एनर्जी। इस मैकेनिकल एनर्जी को हमने इस शाफ्ट से कपल कर दिया, और जैसे इसके शाफ्ट से कपल कर दिया तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, विद द हेल्प ऑफ जनरेटर ये कन्वर्ट कर देगा इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जैसा कि रोटेशन को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, रोटेशन को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ
डीसी मशीन। तो नॉर्मली डीसी मशीन की मदद से हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल में। और फिर हम जो भी इलेक्ट्रिक कार्स में आपकी बैटरीज वगैरह हैं उनको चार्जिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बैटरी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो व्हीकल की काइनेटिक एनर्जी है डाइवर्टेड फ्रॉम द व्हील्स टुवर्ड्स द मोटर, और इस काइनेटिक एनर्जी को हमने क्या किया, मोटर शाफ्ट से जो है कनेक्ट कर दिया, एंड द मोटर एक्ट्स लाइक अ जनरेटर विथ क्रैंक, और क्रैंक की मदद से ये किसकी तरह वर्क करेगा, एज अ जनरेटर। नाउ काइनेटिक एनर्जी आर कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द मोटर, एंड देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज राउटेड इनटू द बैटरी टू स्टोर चार्ज। क्लियर है। तो यहाँ पे बहुत आसानी से आप समझ सकते हो कि जो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल है उस इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो व्हील्स की रोटेशनल एनर्जी है उसको हमने मोटर से कनेक्ट कर दिया। अब यही मोटर क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा, एज ए जनरेटर वर्क करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल हम बैटरी चार्जिंग के लिए कर सकते हैं, जैसा कि आप इस इलेक्ट्रिक कार्स में देख पा रहे हो। इज़ दैट क्लियर। तो आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग हम किस तरह से करते हैं। तो अब हम आते हैं यहाँ पर अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हेन द स्पीड ऑफ द मोटर एक्सीड द सिंक्रोनस स्पीड, जब मोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा हो जाएगी तो स्लिप नेगेटिव हो जाएगा, टॉर्क नेगेटिव हो जाएगा, और स्लिप नेगेटिव, टॉर्क नेगेटिव, देन यहाँ पर ब्रेकिंग तो हो रही है और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी, एंड मोटर इज एक्टिंग एज या मोटर एक्ट्स एज जनरेटर। यहाँ पर देख सकते हैं यार मोटर किसकी तरह बिहेव करेगा, मोटर एक्ट्स एज जनरेटर, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा बेटा, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ये नॉर्मली तब होगा जब मोटर किसी ओवरहॉलिंग लोड से सब्जेक्टेड हो। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग occurs when motor is subjected to overhauling load। For example अगर देखा जाए, then for example a train is moving from हाई ग्रेडियंट। अगर ग्रेडियंट आपका ज़्यादा है देन वहाँ पर स्पीड भी ज़्यादा होगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी क्या होगा, सप्लाई मेंस में फेड कर देगा या रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं यार, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला कह रहा है कि द नेट एनर्जी saved during regenerative braking of an electric train is high when train is moving down with a high gradient। मतलब अगर कोई भी ट्रेन बहुत ऊंचे स्लोप से आ रहा है देन वहाँ पर अगर देखा जाए कि इसकी रीजनरेटिव ब्रेकिंग तो डेफिनेटली होगी, तो उसमें हम क्या ज़्यादा एनर्जी सेव कर पाएंगे, हाँ डेफिनेटली। जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतना तेज़ स्पीड से वो नीचे आएगा, और जितनी ज़्यादा स्पीड होगी देन वहाँ पर उतनी ही ज़्यादा करंट उसकी रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करेगी। दैट मीन्स वो ज़्यादा सप्लाई जो है वो वापस सप्लाई मेंस में फेड कर पाएगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, द नेट एनर्जी सेव्ड ड्यूरिंग द रीजनरेटिव ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रेन इज हाई व्हेन द ट्रेन इज मूविंग डाउन विथ अ हाई ग्रेडियंट। दूसरा, ड्यूरिंग रीजनरेटिव ब्रेकिंग डीसी मशीन एक्ट्स एज अ जनरेटर। ये भी डेफिनेटली करेक्ट है कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग के समय जो डीसी मशीन होती है वो अब किसकी तरह बिहेव करती है, जनरेटर की तरह। फॉर एग्जांपल आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि जैसे ट्रेन किसी हाई ग्रेडियंट से नीचे आ रही है और ये आपका एक डीसी जनरेटर है, तो अगर हम बात करें कि ये आपका पेंटोग्राफ है और ये नॉर्मली सप्लाई है, तो पहले ये आर्मेचर करंट क्या कर रही है, ड्रॉ, और किसकी तरह बिहेव कर रही है, मोटर की तरह। और जब इसका सप्लाई वोल्टेज कितना है V और इसमें बैक ईएमएफ कितना है EB, तो मोटर के केस में अगर देखा जाए तो सप्लाई वोल्टेज इज ग्रेटर देन बैक ईएमएफ। लेकिन जैसे ही इसकी स्पीड बढ़ जाएगी तो n बढ़ेगा, तो आपको पता है बेटा EB इज प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू n। अगर n बढ़ गया तो बैक ईएमएफ भी बढ़ जाएगा। एंड व्हेन बैक ईएमएफ इज ग्रेटर देन द सप्लाई वोल्टेज, देन उस समय आपको पता है IA बराबर कितना होता है, V माइनस EB अपॉन RA। और अगर बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो आर्मेचर करंट रिवर्स हो जाएगी। और आपको पता है बेटा टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू IA। अगर करंट रिवर्स हो गई तो टॉर्क भी
नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, रीजनरेटिव ब्रेकिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं। और नॉर्मली अगर यहाँ पर देखें तो अब ये करंट रिवर्स होने का मतलब है कि अब ये करंट ड्रॉ करने की बजाय क्या करने लगेगी, डिलीवर करने लगेगी। और किसकी तरह बिहेव कर रही है, अब जनरेटर की तरह बिहेव करने लगेगी। तो हाँ, ड्यूरिंग रीजनरेटिव ब्रेकिंग डीसी मशीन इज एक्टिंग एज अ जनरेटर। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। तो आते हैं यहाँ पर रीजनरेटिव ब्रेकिंग के बारे में आपको सारी चीज़ें पता चल गई होंगी कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग में डीसी मशीन जो है वो जनरेटर की तरह बिहेव करने लगता है। और उसके साथ साथ अगर ग्रेडियंट ज़्यादा होता है तो अब ये ज़्यादा एनर्जी सेव कर पाते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इज़ द मेथड ऑफ ब्रेकिंग, वो ब्रेकिंग का मेथड है जिसमें मोटर आर्मेचर रिमेन्स कनेक्टेड टू द सप्लाई, मोटर का आर्मेचर सप्लाई से कनेक्टेड तो रहता ही रहता है, एंड ड्रॉज पावर फ्रॉम इट प्रोड्यूसिंग टॉर्क अपोजिट टू द डायरेक्शन। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर आर्मेचर जो है वो सप्लाई से तो कनेक्टेड है, बट ये अब टॉर्क जो है वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के अपोजिट प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस ब्रेकिंग को हम क्या कहते हैं, पहले इसको हम समझेंगे बेटा। तो हम समझते हैं सबसे पहले प्लगिंग के बारे में, देन उसके बाद हम अपने ऑप्शन पे आएंगे और क्वेश्चन पे आएंगे। प्लगिंग क्या है इसको समझते हैं। प्लगिंग इज ऑल्सो इज अ टाइप ऑफ ब्रेकिंग। और हमने प्लगिंग का एक दूसरा नाम भी आपको बताया था कि प्लगिंग को ही हम रिवर्स या काउंटर करंट ब्रेकिंग कहते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज़ ऑल्सो नेम्ड एज काउंटर करंट ब्रेकिंग। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज़ द रिवर्स और काउंटर करंट ब्रेकिंग। क्या बोला जाता है बेटा इसको, रिवर्स या काउंटर करंट ब्रेकिंग बोला जाता है। तो इसको समझने के लिए कि हम एग्जांपल लेते हैं डीसी शंट मोटर का, ताकि आप प्लगिंग को और अच्छे से समझ जाओ। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं डीसी शंट मोटर। तो एक एग्जांपल के थ्रू ही समझेंगे यार यहाँ पे कंप्लीट प्लगिंग को, कि प्लगिंग क्या है। डीसी शंट मोटर में हमें इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग करनी है, किससे, विद द हेल्प ऑफ प्लगिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यार कि ये आपका एक डीसी शंट मोटर है, यहाँ पर आर्मेचर वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग क्या कहलाएगी, शंट फील्ड वाइंडिंग। और यहाँ पर हमने क्या किया है, सप्लाई दे दिया है, यही हमारी क्या है, सप्लाई। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से। और ये मोटर क्या कर रहा है, ये मोटर ऑपरेट कर रहा है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर हम बात करें कि ये क्या करेगा, ड्रॉ करेगा करंट IL, यहाँ पर आर्मेचर करंट कितना है IA, शंट फील्ड करंट कितना है ISH। तो नॉर्मली अभी क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है तेजी से। अब हमें क्या करना है कि हमें प्लगिंग करना है। तो प्लगिंग के क्रम समय अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस तरह से टर्मिनल है, ये सप्लाई टर्मिनल है, ये प्लस और ये क्या है, माइनस। आर्मेचर में भी अगर देखा जाए तो ये आर्मेचर टर्मिनल है A और ये हमने मान लिया आर्मेचर टर्मिनल AA। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि जो सप्लाई टर्मिनल का पॉजिटिव पोलैरिटी है वो A से जुड़ा है और इसकी नेगेटिव पोलैरिटी AA से जुड़ी हुई है। हमें क्या करना है, प्लगिंग करना है। तो बेटा प्लगिंग के समय आप हमेशा क्या करोगे, इनके आर्मेचर टर्मिनल्स को रिवर्स कर दोगे। ऐसा नहीं कि आर्मेचर टर्मिनल्स को सप्लाई से डिस्कनेक्ट करना है, हम सप्लाई से डिस्कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, इन आर्मेचर टर्मिनल्स को हम रिवर्स कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर आर्मेचर टर्मिनल्स को हमने क्या कर दिया, रिवर्स कनेक्ट कर दिया। मतलब अब यहां पर ये आर्मेचर टर्मिनल इससे कनेक्टेड हो जाएगा और ये A का जो कनेक्शन है वो नेगेटिव से हो जाएगा। तो ध्यान रखना, हमने सिंपली क्या किया, हमने आर्मेचर टर्मिनल को रिवर्स कनेक्ट कर दिया। तो ये जो रेड वाला पोर्शन जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये किस तरह का पोर्शन है, ये आपके प्लगिंग के समय का है। और ग्रीन वाला जो होगा पोर्शन वो किस समय का होगा, वो नॉर्मली आपके जब हम कोई प्लगिंग अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, AA को पॉजिटिव से जोड़ा और यहाँ पर सिंपली A को नेगेटिव से जोड़ दिया। तो अब अगर करंट की डायरेक्शन देखी जाए तो करंट की डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगी। तो आप बताइए यहाँ पर जो आर्मेचर करंट है वो आर्मेचर करंट क्या हो गई, रिवर्स हो गई। आर्मेचर करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, रिवर्स। तो प्लगिंग में हम क्या कर रहे हैं कि जो आर्मेचर टर्मिनल के कनेक्शन है उनको रिवर्स कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर प्लगिंग के समय, यहाँ पर देखिए प्लगिंग के समय हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स आर्मेचर टर्मिनल्स,
तो आर्मेचर टर्मिनल्स को हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, और जैसे ही रिवर्स कर दिया आर्मेचर करंट बेटा क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो एक नेगेटिव टॉर्क डेवलप कर देगा, और ये नेगेटिव टॉर्क उसके रोटेशन का क्या करेगा, अपोज करेगा। मतलब अब धीरे धीरे स्पीड क्या होगी, अब कम होती जाएगी, और फाइनली एट ज़ीरो स्पीड, एट या नियरर टू ज़ीरो स्पीड, एंड फाइनली ये ध्यान रखना है, नियरर टू ज़ीरो स्पीड, a sufficient mechanical brake is applied, otherwise motor may run into reverse direction। तो बेटा ये ध्यान रखना है आपको, नॉर्मली कि प्लगिंग के समय हम क्या करते हैं, आर्मेचर टर्मिनल्स को रिवर्स कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, और जैसे ही आर्मेचर टर्मिनल्स की पोलैरिटी को आपने कनेक्शन को रिवर्स किया, आर्मेचर करंट नेगेटिव, टॉर्क नेगेटिव, और जैसे ही टॉर्क नेगेटिव होगा उसकी स्पीड कम होगी, और नियर टू ज़ीरो जैसे आती है वहाँ पर एक सफिशिएंट मैकेनिकल ब्रेक हम अप्लाई कर देंगे। अदरवाइज जब ये ब्रेक आप नहीं लगाओगे तो मोटर उल्टी दिशा में घूमने लगेगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है कि ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अपोजिट हो जाए, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन का यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में मोटर का घूमना एक प्रॉब्लम हो सकता है। ये कब होगा, जब आप सफिशिएंट मैकेनिकल ब्रेक उस टाइम पे अप्लाई नहीं करोगे। तो आई थिंक आपको प्लगिंग समझ में आ गई होगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बिफोर प्लगिंग के पहले बेटा कितनी आर्मेचर करंट फ्लो कर रही थी, आइए बराबर कितना होगा, आइए बराबर होगा V माइनस ई बी अपॉन आर ए। तो प्लगिंग के पहले जो करंट थी वो V माइनस ई बी अपॉन आर ए थी। बट अगर मैं पूछूं आपसे कि आफ्टर प्लगिंग के बाद करंट कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर देखा जाए कि आफ्टर प्लगिंग अगर हम आर्मेचर करंट की बात करें तो आइए बराबर हो जाएगा V, और यहाँ पर आर्मेचर करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, दैट मीन्स बैक ईएमएफ भी क्या हो गया, अब पहले अपोज कर रहा था सप्लाई वोल्टेज का, बट अब ये जनरेटर की तरह वर्क कर रहा है यार। देन ये किसकी तरह, जैसे कि अब आर्मेचर करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, दैट रिवर्स हो गई। इसका मतलब क्या है कि अब ये सप्लाई वोल्टेज का सपोज करेगा, मतलब सपोर्ट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, V प्लस ई बी हो जाएगा। तो बैक ईएमएफ अब क्या हो गया, V प्लस ई बी, और ये डिवाइडेड बाई आर ए। तो आप बताइए यहाँ पर नॉर्मली बिफोर प्लगिंग V माइनस ई बी बहुत कम हो जाता है, तो उस समय आर्मेचर करंट लिमिटेड होगा। लेकिन आफ्टर प्लगिंग अगर देखा जाए तो अब सप्लाई वोल्टेज और बैक ईएमएफ दोनों की पोलैरिटी सेम हो जाती है, जिसके कारण ओवरऑल वोल्टेज बढ़ जाता है, और वोल्टेज अगर बढ़ जाएगा तो आर्मेचर करंट भी बहुत हाई हो जाएगी, और जो कि आपकी मशीन को डैमेज कर सकती है, आर्मेचर वाइंडिंग फूंक सकती है। तो हमें क्या करना होगा, हमें एक एक्सटर्नल रेहोस्टेट भी लगाना होगा ताकि हम इसके करंट को लिमिट कर सकें। तो इन ऑर्डर टू लिमिट द करंट ड्यूरिंग प्लगिंग के समय करंट को लिमिट करने के लिए हम क्या लगा देते हैं, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। तो अब ये टोटल करंट आफ्टर प्लगिंग कितनी हो जाएगी, आर ए प्लस आर एक्सटर्नल। तो ये ध्यान में रखना है कि बिफोर प्लगिंग करंट V माइनस ई बी अपॉन आर ए रहता है, बट आफ्टर प्लगिंग अगर देखा जाए तो आइए बराबर V प्लस ई बी अपॉन आर ए प्लस आर एक्सटर्नल। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्यों ऐड करते हैं, बिकॉज अगर ऐड नहीं किया तो सप्लाई वोल्टेज बैक ईएमएफ का सपोर्ट कर रहा है और ओवरऑल वोल्टेज बढ़ जाता है, जिससे करंट इतनी हाई हो जाएगी जो आर्मेचर वाइंडिंग को डैमेज कर सकती है। तो टू प्रोटेक्ट द आर्मेचर वाइंडिंग फ्रॉम द हाई करंट वी आर कनेक्टिंग अ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द आर्मेचर। वाइंडिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए हाई करंट से हम हमेशा आर्मेचर के सीरीज में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं, जो कि आर्मेचर करंट को लिमिट कर देता है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो प्लगिंग आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि प्लगिंग में ये पॉसिबिलिटी है कि आपका मोटर रिवर्स डायरेक्शन में घूम सकता है, लेकिन इस पॉसिबिलिटी को ख़त्म करने के लिए एट ज़ीरो स्पीड हमें एक सफिशिएंट मैकेनिकल ब्रेक अप्लाई करना होगा और अपनी मोटर को सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देना होगा। क्लियर है, कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं यार। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इज द मेथड ऑफ ब्रेकिंग इन विच मोटर आर्मेचर रिमेन्स कनेक्टेड टू द सप्लाई। आप बताइए क्या यहाँ पर मोटर आर्मेचर को हमने सप्लाई से डिस्कनेक्ट किया? नहीं, ये सप्लाई से कनेक्टेड ही है एंड ड्रॉज पावर फ्रॉम
इट, और इससे ये पावर क्या कर रहा है, ड्रॉ कर रहा है, एंड प्रोड्यूसिंग अ टॉर्क अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। करेक्ट है। इसमें हम आर्मेचर टर्मिनल को सप्लाई से कनेक्ट तो करते हैं बट रिवर्स कर देते हैं आर्मेचर टर्मिनल को, जिसके कारण करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है और टॉर्क रिवर्स हो जाता है। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्लगिंग। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी बेटा। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन उसको देखने के पहले एक और लास्ट ब्रेकिंग है जिसको हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं डायनामिक ब्रेकिंग, या इसी को बोला जाता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेहोस्टैटिक ब्रेकिंग। इसका दूसरा नाम क्या है, रेहोस्टैटिक ब्रेकिंग। तो आप इसको डायनामिक ब्रेकिंग बोल सकते हैं या रेहोस्टैटिक ब्रेकिंग बोल सकते हैं। इसको भी समझने के लिए एक एग्जाम्पल हमें लेना पड़ेगा ताकि हम डायनामिक ब्रेकिंग को समझ सकें। तो एग्जाम्पल मैं डीसी शंट मोटर ही ले रहा हूँ। सपोज हम ले रहे हैं डीसी शंट मोटर। तो अगर हम डीसी शंट मोटर की बात कर रहे हैं तो बेटा यहाँ पर आप देख सकते हो कि सपोज़ ये कोई आपका डीसी शंट मोटर है और इसमें ये आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग और ये है आर्मेचर वाइंडिंग। हमने यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई कर दिया है, ये आपका सप्लाई है, सप्लाई वोल्टेज V, ये करंट ड्रॉ कर रहा है, लोड करंट IL, आर्मेचर करंट IA, शंट फील्ड करंट ISH। और नॉर्मली ये क्या कर रहा है, अपनी रेटेड स्पीड से रोटेट कर रहा है। और तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस करेगा, एक बैक EMF, और ये बैक EMF क्या है, EB। अब सपोज हमें क्या करना है, रेहोस्टैटिक ब्रेकिंग करना है। तो रेहोस्टैटिक ब्रेकिंग में यहाँ पर देखिए इन रेहोस्टैटिक या डायनामिक ब्रेकिंग हम क्या करते हैं, नॉर्मली इस आर्मेचर टर्मिनल को सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, बट ये ध्यान रखना है कि फील्ड रिमेन्स कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई। फील्ड सप्लाई से कनेक्टेड रहेगी, लेकिन आर्मेचर टर्मिनल्स को हम क्या कर रहे हैं, आर्मेचर टर्मिनल्स को अब हम सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर दे रहे हैं और इसी आर्मेचर टर्मिनल के अक्रॉस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो कुछ इस तरीके का इसका सर्किट बनता है कि हम अभी भी फील्ड को सप्लाई से कनेक्ट किए हुए हैं, ये सप्लाई से कनेक्टेड है फील्ड, लेकिन अब हम अपने आर्मेचर टर्मिनल्स को क्या कर देते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं फ्रॉम द सप्लाई। ये सप्लाई से डिस्कनेक्टेड हो जाती है और इसके अक्रॉस हमने क्या लगा दिया, एक एक्सटर्नल रजिस्टेंस लगा दिया। तो बेटा यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये फील्ड जो है वो अभी भी सप्लाई से जुड़ी है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फील्ड फ्लक्स तो रहेगा ही रहेगा, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड तो रहेगा ही रहेगा। और आर्मेचर अगर आप सप्लाई से डिस्कनेक्ट करके एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस उसके क्रॉस लगा देते हैं तो अब ये बैक EMF किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ सोर्स की तरह। और यहाँ पर क्या डिलीवर करने लगेगा, एक करंट डिलीवर करने लगेगा। तो यहाँ पर पहले करंट की डायरेक्शन ये थी, बट अब करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, रिवर्स हो गई। और करंट की डायरेक्शन बेटा अगर रिवर्स हो जाएगी तो टॉर्क प्रोपोर्शनल टू फाई इनटू IA। फील्ड फ्लक्स पे कोई इफेक्ट नहीं है, वो तो कांस्टेंट है। देन करंट के डायरेक्शन नेगेटिव होने के कारण यहाँ पर टॉर्क भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो अगर करंट नेगेटिव हो गया तो टॉर्क भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इन डायनामिक और रेहोस्टैटिक ब्रेकिंग, इन रेहोस्टैटिक ब्रेकिंग हम क्या कर रहे हैं बेटा, रेहोस्टैटिक ब्रेकिंग disconnect the armature from supply but field remains connected and a resistance connected across the armature। एक रेजिस्टेंस हम आर्मेचर के क्रॉस क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो अब ये किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, अब ये बिहेव करने लगेगा सोर्स की तरह। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसी में डायनामिक ब्रेकिंग में ही जगह ना होने के कारण मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंड नाउ बैक EMF is acting as सोर्स। किसकी तरह बैक EMF बिहेव करेगा, सोर्स की तरह बिहेव करेगा। एंड डिलीवर्स आर्मेचर करंट टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस।
देन यहाँ पर हम बोल सकते हैं करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई तो टॉर्क भी रिवर्स हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मली इसको हम डायनेमिक या रेहोस्टैटिक ब्रेकिंग बोलते हैं। और जैसे ही टॉर्क रिवर्स होगा ये रोटेशन को क्या कर देगा बेटा, स्टॉप कर देगा और रोटेशन स्टॉप हो जाएगी। क्या इसमें कोई भी स्टॉप द रोटेशन, क्या इसमें कोई भी स्पीड रिवर्सल की प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, नो प्रॉब्लम ऑफ स्पीड रिवर्सल, नो प्रॉब्लम ऑफ स्पीड रिवर्सल किसमें, इन डायनामिक ब्रेकिंग, इन डायनामिक ब्रेकिंग। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है बेटा कि डायनामिक ब्रेकिंग में कोई भी स्पीड रिवर्सल की प्रॉब्लम नहीं होती है। और नॉर्मली इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड हुई थी आपके आर्मेचर वाइंडिंग में, वही एनर्जी को हम डिसिपेट कर रहे हैं इन रजिस्टर। तो बेसिकली डायनामिक ब्रेकिंग में क्या होता है कि आर्मेचर को हम सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देते हैं बट फील्ड को सप्लाई से कनेक्टेड रखते हैं। तो इस समय जो भी एनर्जी स्टोर्ड हुई है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द आर्मेचर वाइंडिंग, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो ये बैक ईएमएफ एज अ सोर्स की तरह बिहेव करेगा और करंट को डिलीवर करने लगेगा। तो करंट रिवर्स, टॉर्क रिवर्स, रोटेशन विल स्टॉप, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ स्पीड रिवर्सल। बट प्लगिंग के समय स्पीड रिवर्सल की प्रॉब्लम भी होती थी और उसके साथ साथ प्लगिंग में आप देखेंगे कि इतना हैवी करंट आपके ड्यूरिंग प्लगिंग होता है कि उससे बचने के लिए हमें उसके सीरीज में आर्मेचर के हमेशा एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाना होगा और उसके साथ साथ हमें ऐसे डिज़ाइन भी करनी होगी ताकि उस करंट को वो विथस्टैंड कर सके या उस समय जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है उस टॉर्क को वो विथस्टैंड कर सके। तो मैकेनिकल डिज़ाइन करते समय प्लगिंग जिस मोटर पे होना है उसकी डिज़ाइनिंग भी थोड़ी स्ट्रांग रखनी होगी ताकि वो उस हाई करंट को विथस्टैंड कर सके। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो प्लगिंग में स्पीड रिवर्सल की प्रॉब्लम है, वहाँ पर एक सफिशिएंट मैकेनिकल ब्रेक वी हैव टू अप्लाई, अदरवाइज इट में रन इनटू द रिवर्स डायरेक्शन। तो आते हैं अब अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन प्लगिंग का आंसर आपको पता चल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसमें कौन सा इनकरेक्ट है, सही नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है रीजनरेटिव ब्रेकिंग इज मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग। हाँ सर, रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है वो किसी भी इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग का मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड है, ये ऑप्शन करेक्ट है। रीज़न इसमें क्या होता है कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग में मोटर जनरेटर की तरह एक्ट करने लगता है और जितनी भी एनर्जी वो सप्लाई से ले रहा है अब वापस उस सप्लाई को रिटर्न कर देता है। तो ओवरऑल एनर्जी कंजप्शन इसका कम हो जाता है और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। देन हम ये कह सकते हैं कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग इज द मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग। ये इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग का एक सबसे इकोनॉमिकल मेथड है। दूसरा, इन रीजनरेटिव ब्रेकिंग द मोटर एनर्जी इज रिटर्न टू द सप्लाई मीन्स, ये भी एकदम करेक्ट बात है कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग में जो भी मोटर का रोटेशनल एनर्जी है उस रोटेशनल एनर्जी को हम क्या करते हैं, वापस इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके सप्लाई मीन्स को दे देते हैं। तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग में जो मोटर की एनर्जी होती है वो कंप्लीटली रिटर्न हो जाती है टू द सप्लाई मीन्स। थर्ड, प्लगिंग प्रोवाइड्स हाईएस्ट ब्रेकिंग टॉर्क इन कंपैरिजन टू रेहोस्टैटिक एंड रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ये कह रहा है कि जो प्लगिंग है वो हमेशा क्या हाईएस्ट ब्रेकिंग टॉर्क प्रोवाइड करती है इन कंपैरिजन टू रेहोस्टैटिक एंड रीजनरेटिव ब्रेकिंग। हाँ सर, नॉर्मली हमें पता है कि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फाई इनटू IA एंड इन प्लगिंग अगर देखा जाए तो हमें ये पता है, इसको मैं यहाँ पे समझ सकता हूँ यार, यहाँ पे देखिए, यहाँ नहीं डिस्कस करते हैं हम इसको, यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस करते हैं। हमें ये पता है कि टॉर्क इज़ प्रोपोर्शनल टू फाई इनटू IA। और अगर हम बात करें कि ड्यूरिंग प्लगिंग कितनी आर्मेचर करंट हो जाती है, आर्मेचर करंट कितना होता है V प्लस EB अपॉन, इसको लिमिट करना है तो इसके सीरीज में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा, लेकिन फिर भी ये आर्मेचर करंट की वैल्यू क्या रहती है, हाई रहती है। देन ड्यू टू हाई करंट यहाँ पर टॉर्क भी क्या होगा, हाई होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्लगिंग प्रोवाइड्स, यहाँ पर ये नोट में आपको पॉइंट याद रखना है यार, कई बार पूछा गया है कि प्लगिंग प्रोवाइड्स हाईएस्ट ब्रेकिंग टॉर्क। तो प्लगिंग हमेशा हाईएस्ट ब्रेकिंग टॉर्क प्रोवाइड करेगा इन कंपैरिजन विथ रेहोस्टैटिक और रीजनरेटिव ब्रेकिंग। लास्ट ऑप्शन अगर इसमें पढ़ा जाए तो क्या है कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ये भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर ऑकर्स
when the energy stored in the rotating mass is dissipated in an electrical resistance, गलत है। इसको हम डायनामिक ब्रेकिंग कहते हैं, न कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में ऐसा नहीं होता है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में मोटर इज एक्टिंग एज अ जनरेटर, बट डायनामिक ब्रेकिंग में ही हम इलेक्ट्रिक मोटर में अगर देखा जाए कि जब एनर्जी स्टोर्ड होती है उस रोटेटिंग मास में, उसको हम डिसिपेट करते हैं इन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो नॉर्मली रोटेटिंग मास का यहाँ पे मतलब है आर्मेचर से, तो जो भी एनर्जी आर्मेचर में स्टोर हो रही है उसमें हम उसको किस में डिसिपेट कर रहे हैं, इन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो ये किस में होता है, डायनामिक ब्रेकिंग में। तो बेटा यही आपका ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट है, तो यही हमारा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या है, आंसर है ऑप्शन डी, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, डायनामिक ब्रेकिंग। तो डायनामिक ब्रेकिंग में हम क्या करते हैं, इन डायनामिक ब्रेकिंग जो भी आपकी एनर्जी स्टोर्ड हो रही है इन द आर्मेचर, energy stored in armature is dissipated in electrical resistance, तो ये ऐसा काम हम डायनामिक या रेहोस्टैटिक ब्रेकिंग में करते हैं, जिसमें एनर्जी जो भी स्टोर हो रही है आर्मेचर में उसको हम डिसिपेट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज के लेक्चर को अगर समराइज़ किया जाए तो आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग के बारे में डिस्कस किए। इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग क्या है, तो बेसिकली ब्रेकिंग होता है कि किसी भी मोटर के रोटेशन को स्टॉप करने के लिए हम ब्रेकिंग का इस्तेमाल करते हैं। ब्रेकिंग दो तरह की होती है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग में अगर देखा जाए तो इसका पर्पज़ है केवल नेगेटिव टॉर्क डेवलप करना, ताकि हम रोटेशन को स्टॉप कर सकें। कुछ एडवांटेजेस होते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग के ओवर मैकेनिकल, जैसे कि यहाँ पर मेंटेनेंस की ज़रूरत कम होती है, जबकि मैकेनिकल में ज़्यादा होती है। यहाँ पर जो भी एनर्जी रोटेटिंग पार्ट की है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल में और वापस सप्लाई मेंस में दे सकते हैं ड्यूरिंग ब्रेकिंग, बट मैकेनिकल में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पर स्मूथ ब्रेकिंग होती है, बट मैकेनिकल ब्रेकिंग में स्मूथ ब्रेकिंग नहीं है, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग के टाइप्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग, रेहोस्टैटिक और डायनामिक है, प्लगिंग और रिवर्स है, और काउंटर करंट ब्रेकिंग और रीजनरेटिव, थर्ड जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी आपसे, और उसके बाद हमने प्लगिंग के बारे में डिस्कस किया, एंड फाइनली हमने डिस्कस किया डायनामिक या रेहोस्टैटिक ब्रेकिंग के बारे में। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगले सेशन में मिलते हैं एक नए जोश और नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए बेटा, और हमेशा